नोटबुक आप लेके रखिएगा दोस्तों, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंसेप्ट्स आपके माइंड में आएंगे उसी टाइम पे, तो उसको लिखिएगा जरूर। क्योंकि भगवान ने हम सबको गजनी पैदा किया है, आप भी गजनी है, मैं भी गजनी हूँ, भूल जाते हैं। गजनी पिक्चर देखा था ना, तो उसका जो हीरो था वो भूल जाता था बार बार चीजें, तो बेचारा नोटबुक पे लिख के रखता था, पेन कप के ऊपर लिख के रखता था, बॉडी में आगे पीछे सब जगह लिख के रखता था क्या करना है कैसे करना है। तो मैं आपको ऐसे नहीं बोलता कि इधर उधर लिख के रखो, लेकिन एटलीस्ट नोटबुक में आप लिखिएगा अगर जो भी चीजें आपको पसंद आती है। दोस्तों, कोविड का समय चल रहा है। आज मैं आपको यह भी बता के जाऊंगा कि इस समय पॉलिसी बेचने के लिए किसको मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, कौन सा सवाल करना चाहिए। और जो कोविड का टाइम है, अभी का जो समय चल रहा है, उसको ध्यान पे रखते हुए मेरे को एक छोटी सी स्टोरी याद आती है। एक राजा था, उस राजा ने अपने वजीर को बुलाया। वजीर को बोला, वजीर मुझे कोई ऐसी चीज बताओ कि अगर मैं बहुत खुश हूं, ज्यादा ही खुश हूं, अगर मैं उस चीज को देखूं तो कंट्रोल में आ जाऊं, मतलब खुशी का मैं कंट्रोल कर सकूं। और अगर मैं बहुत दुख में हूं तो मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे जोश मिले, राइट। तो वो एक ही चीज चाहिए, अगर मैं ज्यादा खुश हूं तो कंट्रोल में आ जाएगा, और अगर मैं ज्यादा दुखी हूं तो एनर्जेटिक हो जाऊं, मोटिवेटेड हो जाऊं, जोश से भर जाऊं। ऐसा कुछ करो। वजीर सोचता रहा कि भाई ऐसा क्या होना चाहिए। आदमी तो क्या होता है, कई बार किस चीज को देख के मोटिवेट हो जाता है, लेकिन उसी चीज को देख के कंट्रोल में आ जाए, ऐसा कैसा होता है ना। कई बार हम बहुत बहुत खुश हो जाते हैं तो आसपास वाले बोलते हैं भाई कंट्रोल रख, कंट्रोल। हाँ, तो सेम चीज को देख के कंट्रोल में आ जाए, और सेम चीज को देख के मोटिवेट हो जाए, ऐसा क्या। वजीर ने सोचा सोचा और उसको ध्यान पे आ गया। उसने राजा की जो महल की जो दीवार होती है उस पे उस चीज को लगाया, ताकि राजा जब सिंहासन पर बैठे या महल में घूमे तो उसको वो दिखना चाहिए। दोस्तों, वो सेंटेंस था, दिस टू शैल पास। आई रिपीट, दिस टू शैल पास। इसका हिंदी में अर्थ है, यह वक्त भी गुजर जाएगा। यह वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, अगर आप यह सेंटेंस पढ़ते हैं कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, अगर आप डिमोटिवेटेड हैं तो आपको मोटिवेशन आएगा, एक पावर आएगा, एक एनर्जी आएगी कि कोई बात नहीं, जैसा भी समय चल रहा है ये भी गुजर जाएगा। अगर आदमी बहुत जोश में है, बहुत खुशी में है, ओवरजॉयड है, और इस सेंटेंस को पढ़ेगा कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, तो वो कंट्रोल में आ जाएगा। दोस्तों, यह जो कोविड का समय चल रहा है, पूरी दुनिया जिस परेशानी से गुजर रही है, उसके लिए आपको रोज सुबह, दोपहर, शाम अपने आप को बोलना है, यह वक्त भी गुजर जाएगा। भगवान ने हर वक्त जो बनाया है गुजर जाने के लिए, हमें अपने आप को संभालना है, और जैसा भी वक्त हो अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, जोश में रखना है, और अपना जो फोकस है काम के प्रति उसको बनाए रखना है।
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई बाहर निकलेंगे, नहीं निकलना चाहिए, दिक्कत है, ये है वो है। दोस्तों ऐसे भी एग्जाम्पल है, क्या आदमी घर से बाहर ही नहीं निकला है 6 महीने से तकरीबन, और उसको कोरोना हो गया। जहां पर जो चीज लिखी हुई है उसे कोई टाल नहीं सकता। अपने आप को बचाते हुए हमें कर्म के सिद्धांत पर चलना है। कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म से कोई परे नहीं हो सकता, तो कर्म तो करते रहना है, जो होना होगा वो होगा। कर्म का मतलब है अपने आप को संभालना भी है, कर्म का मतलब है मास्क भी पहनना है, कर्म का मतलब है सैनिटाइज भी करना है, कर्म का मतलब है दूरी भी बनाए रखनी है, और कर्म का मतलब है कि काम के लिए भी काम करना है। तो दोस्तों सबसे पहला नियम, सबसे पहला नियम, काम करते रहें, और ओपनिंग कैसे करें, क्लोजिंग कैसे करें, प्रेजेंटेशन कैसे दें, और लास्ट में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि किसको इंश्योरेंस बेचें। किसको मतलब, अब आप बोलते हैं ना लोगों के पास पैसे नहीं है, हर एक आदमी बोलता है धंधा नहीं है, धंधा मंदा चल रहा है, धंधा नहीं है, धंधा मंदा चल रहा है। तो किसको बात करने से आपके धंधे में तेजी आ सकती है, किसको बात करने से आपका बिजनेस बढ़िया चल सकता है, किसको बात करने से आपका पॉलिसी बिक सकता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो तैयार हो जाइए, आपका नोटबुक लेके, आपके पेन लेके, जो भी आपके पास है। अब हम बात करेंगे ओपनिंग से। ओपनिंग कैसे करना है, सेलिंग स्किल्स क्या होने चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करना है, रिलेशनशिप कैसे बनाना है। आज हर एक चीज के ऊपर हम खुल के बात करेंगे दोस्तों। तो आपके लिए अभी मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूं। उम्मीद है आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा। प्रेजेंटेशन दिख रहा है साथियों आपको? राहुल, चैट में आप लिख सकते हैं, प्रेजेंटेशन दिख रहा है? ओके, यस, गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन फॉर योर गुड रिस्पॉन्स। चैट पे लिखते रहिएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 4C कंसेप्ट के बारे में बताया था। ये दुनिया का पावरफुल कंसेप्ट है इंश्योरेंस बेचने के लिए। 4C मतलब क्रिएशन ऑफ इनकम। पहले मैं अभी आपको स्टार्ट पे बताऊंगा कैसे ओपन अप करें, किसी भी आदमी के पास जाके कौन सा सवाल पूछे। तो सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, एक सवाल लिखे, एक सवाल लिखे। सवाल है, किसी भी आदमी से जब मिलते हैं, फोन पर बात करते हैं, पर्सनली मुलाकात होती है या फोन पे या जूम पे या किसी पे भी, तो एक सवाल हर एक को पूछिएगा, एक सवाल हर एक को पूछिएगा, और वो सवाल है, आपने इस समय क्या सीखा, आपने कोविड के समय में क्या सीखा। यह सवाल आपके लिए भी है और यह सवाल आपके क्लाइंट के लिए भी है। आप जब क्लाइंट को पूछते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट को पूछते हैं, आपके रिश्तेदारों को पूछते हैं, तब वह आदमी सोचता है और आपको बताएगा कि मैंने कोविड में क्या सीखा। मैंने कोविड में सीखा हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, पैसा होना चाहिए,
इमरजेंसी फंड होना चाहिए, अच्छा इंश्योरेंस होना चाहिए, फैमिली प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, और आदमी के पास वेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मतलब हेल्थ और वेल्थ। और दोस्तों, हम यही दो चीज तो प्रोवाइड करते हैं। हम हेल्थ इंश्योरेंस भी देते हैं और वेल्थ इंश्योरेंस भी देते हैं, मतलब इंसान के जो भी गोल्स है, जो भी उसके फैमिली से रिलेटेड प्रोटेक्शन है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। जब आप किसी को पूछते हैं दोस्तों कि कोविड में आपने क्या सीखा, जस्ट ऐसे ही बात करते हैं, तब वो आदमी इंश्योरेंस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों के मायने समझता है, इन सब चीजों का इंपॉर्टेंस समझता है, और इन सब चीजों के बारे में सोचना शुरू करता है। बहुत जरूरी है, यह सवाल हमेशा पूछिएगा, दिन में 10 लोगों को पूछिए, आपको अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। और यही समय है कि मैक्सिमम इंश्योरेंस बिका है, मैक्सिमम ऑनलाइन इंश्योरेंस जो बिका है वो इसी समय में बिका है, मैक्सिमम बहुत बड़ी पॉलिसियां बिकी। इसका मतलब अभी का समय ऐसा है, लोगों को इंश्योरेंस, लोगों को हेल्थ प्लानिंग हो, लोगों को वेल्थ प्लानिंग, लोगों को फैमिली प्रोटेक्शन, लोगों को इमरजेंसी फंड, लोगों को बड़ा इंश्योरेंस और पैसे की कीमत कोविड ने ही सिखाई है। यही समय है कि आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में आप जा सकते हैं, उसके दिल में जा सकते हैं और उसको सोचने पे मजबूर कर सकते हैं, ताकि वो सोचे कि एलआईसी एजेंट का इंपॉर्टेंस क्या है और वो हकीकत में किस चीज के बारे में बात करता है मुझे। तो यही समय है साथियों, जो मैंने आपको सवाल बताया, यह सोने का सवाल दिया है मैंने आपको, गोल्डन क्वेश्चन, आपको इसके ऊपर काम करना है। अब आते हैं प्रेजेंटेशन में हम आगे। दोस्तों 4C के बाद मैंने आपको सिखाए 4 प्रकार के लोग कौन से होते हैं। अगर 4 प्रकार के लोग और 4C का डिस्कशन आप करते हैं कस्टमर से, तो 10 मिनट में वो समझ जाता है कि वो कौन से कैटेगरी में है और वो क्या गलती कर रहा है। दोस्तों 6 कारण पर भी हमने बात की। कौन से 6 कारण है जिससे इंसान की इनकम जो है वो बंद हो जाती है, राइट? ये 6 कारण कौन से हैं जिसके ऊपर हमने बात की। उसके बाद आता है साथियों लाइफस्टाइल। यह जो लाइफस्टाइल है, इस लाइफस्टाइल से दुनिया के सब लोग आ गए, बिल गेट्स आ गया, वॉरेन बफेट आ गए, मुकेश अंबानी जी आ गए, दुनिया के सब शाहूकार लोग और दुनिया के सबसे गरीब लोग इस लाइफस्टाइल में आते हैं। हर एक इंसान अपने परिवार को एक अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहता है। जब आप लाइफस्टाइल पे बात करते हैं तो जो यह स्लाइड है इंश्योरेंस बेचने के लिए सबसे पावरफुल स्लाइड है। परिवार को इंश्योरेंस क्या काम करता है? जब ब्रेड विनर नहीं है, जो परिवार का स्तंभ है, जब वो नहीं है, तब परिवार नीचे नहीं आता, परिवार नीचे नहीं गिरता। परिवार को सपोर्ट देने वाला जो है वो है इंश्योरेंस। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट, आज जो भी मैं आपको टॉपिक सिखाऊंगा, मैं ऐसा कोई नहीं आपको जादू सिखाने वाला हूं कि कस्टमर के पास आप गए और वो तैयार बैठा आपको पॉलिसी देने के लिए। हाँ, लेकिन ऐसी चीज मैं अवश्य सिखाऊंगा आपको कि पढ़ा लिखा इंसान हो, समझदार इंसान हो, सेलिब्रिटी हो या बड़ा इंसान हो, उसके सामने आप बात कर सके फाइनेंस की, रिस्क मैनेजमेंट की, इंश्योरेंस की, इमरजेंसी फंड की, म्यूचुअल फंड की, जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, प्राइवेट कंपनी का सस्ता टर्म प्लान, आज हम सब के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट की बात अगर मैं कहूं तो दुनिया में रिस्क को कोई भी मिटा नहीं सकता। जोखिम को अगर हम नहीं लेंगे तो विकास नहीं होगा। अगर हम रिस्क नहीं लेते तो विकास
नहीं होता। और अगर हम जोखिम को स्वीकार करते हैं, बगैर कैलकुलेशन के हम जोखिम बढ़ा लेते हैं, मतलब मेरा बीमा नहीं है चलेगा, ये जोखिम का स्वीकार है। मेरे कार का बीमा नहीं है चलेगा, जोखिम का स्वीकार है। और जोखिम का स्वीकार हानिकारक है और मूर्ख लोग जोखिम का स्वीकार करते हैं। जोखिम कम करना चाहिए और जोखिम जब ट्रांसफर करते हैं, जोखिम जब ट्रांसफर करते हैं और इंश्योरेंस से जोखिम ट्रांसफर होता है और दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग जोखिम को ट्रांसफर करते हैं, रिस्क को ट्रांसफर करते हैं। और आप देखिए यहां पर नीचे क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेंस से रिस्क ट्रांसफर होता है और यहां पर लिखा हुआ है बुद्धिमान लोग जोखिम को ट्रांसफर करते हैं। दोस्तों ये 3 सवाल मैंने दिए हैं, इसका वीडियो भी है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा लिखिए। ये 3 महत्वपूर्ण सवालों का एक जबरदस्त वीडियो है मेरे चैनल पर, बहुत ही जोरदार, जबरदस्त, शानदार वीडियोस है जो आपको सिखा सकते हैं इंश्योरेंस कैसे बेचना चाहिए। आज मैंने जो आपको 18 मिनट का वीडियो दिखाया, ऐसे काफी सारे वीडियोस हैं आपके लिए, आपके क्लाइंट के लिए, आपके बिजनेस के लिए। परिवार किससे चलता है साथियों? नॉर्मली आदमी बोलता है मुझसे, तब फिर से सवाल पूछने का, परिवार आपसे चलता है या आपकी कमाई पर? परिवार आप पर चलता है या आपकी कमाई पर? यह सब ओपनिंग के क्वेश्चंस हैं। समझो ये 3 सवाल जो मैं आपको अभी दे रहा हूं, जो नीचे लिखे हुए हैं, जो आप पढ़ सकते हैं, इससे कहीं पर भी आप इंश्योरेंस का ओपनिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है ओपनिंग कैसे करूं, बात कैसे करूं, क्योंकि मोदी साहब की बात होती है, चाइना की बात होती है, कोरोना की बात होती है, लालू प्रसाद की बात होती है, कश्मीर की बात होती है, लेकिन धंधे की बात आते आते मुलाकात का वक्त समाप्त। इसीलिए जब धंधे की बात करनी हो तो ऐसे सवाल आने चाहिए, मजबूत सवाल आने चाहिए जो सीधा बिजनेस, कस्टमर का इंटरेस्ट, कस्टमर का प्रोटेक्शन, कस्टमर का रिस्क, उस पर बात हो। तो पहला सवाल, परिवार आपसे चलता है या आपकी कमाई पर? क्या आपकी कमाई सिर्फ आपके अस्तित्व पर निर्भर है? अगर हां, तो क्या आपने अपनी कमाई का इंश्योरेंस लिया है? आज मैं आपको बताने वाला हूं किसको मिलने से आपको बीमा मिलने वाला है, किसको मिलने से आपको बड़ी पॉलिसी आ सकती है। तो अभी हम ओपनिंग पे बात कर रहे हैं, फिर प्रेजेंटेशन पे आएंगे, ऑब्जेक्शंस पे आएंगे और क्लोजिंग पे आएंगे। साथियों, ह्यूमन लाइफ साइकिल, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, हमेशा इंसान को जिस ब्रैकेट में है, एज ब्रैकेट में, वैसी तैयारी करनी चाहिए। 18 से 34 बचत करना चाहिए, 35 से 49 इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग करने चाहिए। मतलब पहला 18 से जो 49 का समय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 50 से 64 रिटायरमेंट के लिए तैयार होना चाहिए। 65 के बाद अब रिटायरमेंट होता है आज के जमाने में। 60 तो सरकारी आंकड़ा है। कस्टमर से हमेशा पूछिएगा, बड़े कस्टमर के भी सवाल मैं आपको दूंगा। अब ये ओपनिंग चल रहा है, क्या आप अपना नेटवर्थ जानते हैं? अगर हमको, अभी मैं कुछ कंसेप्ट्स पे आ रहा हूं दोस्तों, और बताऊंगा अभी कि यह जो कंसेप्ट आपको कैसे फ्री में भी मिल सकते हैं। तो सिर्फ कुछ दिन बाहर हम घूमने जाते हैं तो हम क्या चेक करते हैं? एयर, ऑयल, इंजन। अगर सब कुछ परफेक्ट है तो ये हम बाहर घूमने जाते हैं,
पहाड़ों पर गाड़ी ले जाते हैं। क्यों क्यों चेक करते हैं? हम रोज ऑफिस जाते हैं तो एयर चेक नहीं करते हैं। हम रोज कहीं पर भी नजदीक में जाते हैं तो ऑयल चेक नहीं करते। जब बाहर घूमने जाए तब क्यों करते हैं? दोस्तों, उसका कारण है कि परिवार को तकलीफ ना हो। परिवार के साथ अगर हम बाहर जा रहे हैं तो कहीं आधे में अटक न जाएं। परिवार का दोष नहीं है, उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो यही रीजन की वजह से हम चेक करते हैं। तो दोस्तों, अगर बहुत दिनों के लिए घूमने जाना पड़े बाहर, हमेशा के लिए, जहां से वापस नहीं आ सकते, तो क्या चेक करना चाहिए? एक ही चीज चेक करनी चाहिए कि परिवार को पैसे की कमी ना हो। परिवार को पैसे की कमी ना हो। यह जो मैं आज आपको समझा रहा हूं, इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर है। अगर आप वो वीडियोस आपके कस्टमर को भी भेजते हैं दोस्तों, तो उसका भी दिमाग सोचता है, मन में वो सोचता है। यह आदमी सोचता है अगले साल मैं कार लूंगा, और यह आदमी नहीं है दूसरे पिक्चर में। यह आदमी दूसरे पिक्चर में नहीं है। आदमी के न होने से बाइक 2 फुट नहीं चल सकती, घर कैसे चलेगा? छोटे छोटे कंसेप्ट। दोस्तों, आप मोबाइल लेते हैं, उसका स्क्रीन गार्ड इमीडिएट लगवाते हैं, कंप्यूटर लेते हैं उसको ढकते हैं, कार लेते हैं उसका कवर भी साथ में लेते हैं। तो जब मोबाइल को प्रोटेक्ट करते हैं, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं, कार को प्रोटेक्ट करते हैं, और खुद अनप्रोटेक्टेड घूमते हैं। दोस्तों, ये छोटे छोटे कंसेप्ट किसी को भी कभी भी दिल में लग जाते हैं। और जब परिवार के साथ बात करनी हो तो इंश्योरेंस की बात हस्बैंड से नहीं, वाइफ से करनी चाहिए। हमेशा उसको बताना चाहिए कि इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि संसार में इंश्योरेंस का जो महत्व है सिर्फ विधवा ही बता सकती है कि इंश्योरेंस का महत्व क्या है। दुनिया में 10,000 लोग रोज नींद से नहीं उठते दोस्तों। घर का इन्वर्टर किस लिए होता है? कि जब बिजली चली जाए तो घर में अंधेरा ना हो। तो LIC पॉलिसी भी इसीलिए होती है कि अगर घर का बड़ा घर में ना हो तो घर में अंधेरा ना हो। लोन प्रोटेक्शन के लिए कौन से सवाल पूछने चाहिए साथियों? यह जो भी मैं कंसेप्ट्स आपको दे रहा हूं, ये कंसेप्ट्स कहीं पर भी आपके काम में आ सकते हैं। जिसने घर के लिए लोन लिया है, फैक्ट्री के लिए लोन लिया है, कार के लिए लोन लिया है, उसको इस स्लाइड से आप इंश्योरेंस बेचेंगे, समझाएंगे, तो आराम से उसके दिमाग में आप क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मैं चैट भी आ रहे हैं, देख भी रहा हूं बीच बीच में। अच्छा, विजिबिलिटी क्लियर है सभी को? आप मुझे बता भी सकते हैं। ह्यूमन लाइफ वैल्यू से कौन से 4 सवाल पूछने चाहिए? सर, हमारे पास ऐसी मुर्गी हो जो हर महीने सोने का अंडा देती है, तो आप मुर्गी का बीमा लेंगे या अंडे का? आप किसका बीमा लेंगे? समझ लीजिए वो आदमी महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि सर, आप हर महीने 20 ग्राम का अंडा दे रहे हैं घर पे। जिसकी सैलरी 1 लाख रुपया है, वो कितना अंडा दे रहा है? 20 ग्राम का। 50,000 रुपया अगर आप सोना गिन लो, तो 20 ग्राम का अंडा नॉर्मल आदमी अपने घर पे देता है। तो हमें किसका इंश्योरेंस लेना चाहिए, मुर्गी का या अंडे का?
तो यह जो कंसेप्ट है दोस्तों ह्यूमन लाइफ वैल्यू के कस्टमर को समझ में आते हैं। अब आता है म्यूचुअल फंड। जब म्यूचुअल फंड की बारी आती है दोस्तों, तो आप कस्टमर को यह पूछिए हमेशा, कई बार होता है क्या दिक्कत है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। कस्टमर को 100 रुपए दीजिए, 200 रुपए दीजिए, 2000 दीजिए, म्यूचुअल फंड वाली बात बता रहा हूं। और कस्टमर को बोलिए कि मुझे एक गेम चाहिए, मेरा बच्चा जो है वो जिद कर रहा है, मुझे एक गेम चाहिए। कौन सी? सीडी। गेम का नाम मैं आपको बता रहा हूं, सीडी। सांप सीढ़ी नहीं, सीडी। कस्टमर बोलेगा ऐसा गेम ही नहीं आता, ऐसा गेम नहीं है। अरे सर है ना सीडी। बोले ऐसा नहीं है। तो बोले सर मैं भी तो वही बोल रहा हूं। ये बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टूल्स में ऐसे दिखाते हैं कि वो बढ़ेगा। दुनिया जो है सांप और सीढ़ी से भरी पड़ी है साहब। कभी सांप आएगा, कभी सीढ़ी आएगी, कभी सांप आएगा, कभी सीढ़ी आएगी, लेकिन आपको दिखाया जाता है सिर्फ सीढ़ी। तो जैसे जिंदगी की गेम में सांप और सीढ़ी होता है, कभी उतार कभी चढ़ाव, तो उसी तरह फाइनेंशियल मार्केट में सिर्फ चढ़ाव होगा, असंभव है। तो सांप सीढ़ी के एग्जाम्पल से कैसे इंश्योरेंस की बात करना चाहिए, यह कुछ कंसेप्ट्स ही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों बीमा जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग का नींव है। बीमे के बगैर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हो सकती। फाइनेंशियल पिरामिड कैसे बनता है? हमेशा इंसान को अपनी आवक, अपनी जायदाद, अपनी जिम्मेदारी, अपना परिवार, उसको सबसे पहले प्रोटेक्ट करना चाहिए, सबसे पहले। उसके बाद आता है इमरजेंसी फंड, एजुकेशन प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, विवाह प्लानिंग एंड टैक्स प्लानिंग। दोस्तों आज जो मैं बात करूंगा वो मोटिवेशन की नहीं होगी। आज जो हम बात करेंगे वो आपके काम की होगी। ओपनिंग कैसे करना, प्रेजेंटेशन कैसे देना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना, और किस तरह से कस्टमर को कन्विंस करना और क्लोज करना। तो फाइनेंशियल पिरामिड समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है थर्ड स्टेज, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, यूलिप, कमोडिटी। उसके बाद जो करना हो करो। मतलब अगर पहले आपने अपनी आवक, जायदाद, जिम्मेदारी और फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं किया, या आपने इमरजेंसी फंड, एजुकेशन प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, मैरिज प्लानिंग और टैक्स प्लानिंग नहीं किया, और डायरेक्ट अगर इक्विटी में गए, म्यूचुअल फंड में गए, हाई रिस्क प्रोडक्ट में गए, तो 2008 में जैसे लोगों के घर बिक गए, दुकान बिक गए, मकान बिक गए, रोड रास्ते पे आ गए लोग, वैसी परिस्थिति इसीलिए होती है जब आदमी अपने फाइनेंशियल पिरामिड में बेस जो है, फंडामेंटल्स जो है, उसको छोड़ के ज्यादा नफा, ज्यादा लालच, ज्यादा रिस्क लेता है, तब वहां दिक्कत होती है। तो ये बीमा फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव क्यों, ये आपके पास होना चाहिए और कस्टमर से बात होनी चाहिए। साथियों हम ही क्यों? क्योंकि डॉक्टर सिर्फ जिंदगी बचाता है, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर जो है परिवार बचाता है। मैं फिर से बोलता हूं, डॉक्टर सिर्फ जिंदगी बचाता है और लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर पूरे परिवार को बचाता है। दिस इज द डिफरेंस। भविष्य पर लोग कैसे निर्भर होंगे, भविष्य कैसे होगा, बुजुर्गों की आबादी कैसे बढ़ रही है। दोस्तों
अच्छा, अब ये दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, अगर आपको किसी को जीवन उमंग बेचना है, अगर आपको किसी को जीवन उमंग बेचना है, रिटायर एंड एंजॉय बेचना है, जीवन शांति बेचना है, डिफर्ड, तो आप यह सवाल कस्टमर को पूछिएगा कि सर रिटायरमेंट की सबसे बड़ी आम 5 गलतियां कौन सी हैं? कौन सी हैं? पहली, रिटायरमेंट के बाद मेरे बच्चे मेरा ख्याल रखेंगे, मेरी बचत रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त है, मेरे पास काफी संपत्ति है। चौथी गलती, मैं ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहूंगा। और पांचवी गलती, गारंटीड रिटायरमेंट इनकम में सेविंग नहीं किया, इन्वेस्ट नहीं किया। यह अगर 5 गलतियां जो हैं सबसे भयंकर हैं, और कस्टमर को पूछना चाहिए कि आप इसमें से तो गलती नहीं कर रहे। बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाना साथियों मौत से भी बदतर है, मौत से भी बदतर। बुढ़ापे का काला सच, कितना भी मजबूत आदमी हो उसको जब हम ये दिखाते हैं, बागबान पिक्चर में क्या था? यही था। अवतार पिक्चर में क्या था? यही था। 72% लोगों ने कहा कि अगर उनके पास रिटायरमेंट का कोई विकल्प होता, आवक होती, इनकम होती, तो उनको दुर्व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ता। पढ़े लिखे लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, उनको भी कई बार यह सवाल आता है कि क्या मैंने रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त सेविंग किया है? रिटायरमेंट के लिए सेविंग नहीं कर रहे हैं 47% भारतीय। बुढ़ापे में बच्चों पर भरोसा करते भारतीय, जिन्होंने जो गलतियां की है न्यूज़पेपर वाले बताते हैं। जितना जल्दी खुद के सुखद भविष्य के लिए तैयारी करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा और सरल होगा। स्टाइल के साथ रिटायर होइए दोस्तों, दूसरों पर निर्भर क्यों? जब वाइफ बोले रिटायरमेंट में चलो गोवा घूमने चलते हैं, तो टिकट गोवा की निकलनी चाहिए, मंदिर की नहीं। अगर आपको जहां घूमने जाना है दिल से घूम के आए, उसी को ही तो सही रिटायरमेंट बोलते हैं। रिटायरमेंट के 5 तरीके होते हैं साथियों। बच्चों पर आधारित, जब तक जिएंगे तब तक काम करेंगे। रिश्तेदारों पर आधारित या निराधारित, या अपना पेंशन फंड। सबसे मजबूत है अपना पेंशन फंड। आप अपनी जन्म कुंडली बदल नहीं सकते, किंतु आप अपनी फाइनेंशियल कुंडली बना सकते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपनी फाइनेंशियल कुंडली अवश्य बना सकते हैं। हम 2, हमारे 3। अभी मैं आ रहा हूं दोस्तों ओपनिंग के बाद। हम जो अभी बात कर रहे हैं, हम जो अभी बात कर रहे हैं वो क्या है? हम जो अभी बात कर रहे हैं वो है ओपनिंग के बाद कैसे कंसेप्ट्स होने चाहिए। ओपनिंग के मैंने 3 से 4 चीजें आपको बताई। पहला 4C, दूसरा कौन से 6 कारण जिससे आदमी की इनकम बंद होती है, सवाल पूछना। तीसरा रिटायरमेंट की 5 सबसे बड़ी गलतियां। चौथा सवाल आप लिखिए, मैंने आपको बताया था फिर भी बता रहा हूं। कोविड में आपने क्या सीखा, इस समय आपने क्या सीखा? और एक सबसे बढ़िया सवाल जो आप यंग आदमी से, ओल्ड आदमी से, मिडिल वाले आदमी से पूछ सकते हैं। लिखिए, बहुत सुंदर सवाल है, आपके लिए भी है।
बहुत सुंदर सवाल है, आपके लिए भी है, आपके कस्टमर के लिए भी है। सर, जब आप रिटायर होंगे तब आपको कितनी पेंशन मिलेगी? यस, सवाल फिर से पूछ रहा हूं, जब आप रिटायर होंगे सर तो आपको कितना पेंशन मिलेगा? जब ये सवाल आप किसी भी कस्टमर से पूछते हैं, प्रोस्पेक्ट से पूछते हैं, तब वो सोचने लगता है कि मुझे कितना पेंशन मिलेगा। जब उसको सोचना पड़ता है कि मुझे कितना पेंशन मिलेगा, तो उसको टेंशन आता है, उसको टेंशन आता है तभी तो आपको पेंशन आता है। तो पेंशन बेचने के लिए, उमंग बेचने के लिए, रिटायर एंड एंजॉय बेचने के लिए, जीवन शांति बेचने के लिए मैंने आपको जो ये सवाल पूछा, आपको रिटायरमेंट पे कितना पेंशन आएगा, यह बहुत 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 पावरफुल सवाल है। मैंने बहुत इजीली पूछ लिया, बहुत सरलता से पूछ लिया, लेकिन जो इसका इफेक्ट है वो यहां तक जाता है। आदमी सोचता है कि अभी 3 महीना लॉकडाउन का हुआ, 4 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, नानी याद आ गया, तो 6 साल या 26 साल कैसे निकलेंगे? आप अगर यह सवाल अभी किसी से पूछते हैं, हमेशा वो बोलेगा कि यार मुझे करना है, कुछ तो करना है, शुरुआत तो करना है। क्योंकि 6 महीने कोविड का पीरियड, सबको याद आ गया इमरजेंसी फंड क्या है, पेंशन क्या है, फैमिली प्रोटेक्शन क्या है, पैसे की कीमत क्या है, रिस्क क्या है। सबसे बड़ा रिस्क आदमी ने देख लिया। कुछ महीने पहले तक आदमी सोचता था कि भगवान कौन? भगवान ने बता दिया, मैं हूं भगवान। एक छोटा सा वायरस जिसको देखने के लिए भी बड़े बड़े कैमरा चाहिए, जिसका फोटो लेने में भी 1 महीना लग गया, उसने इंसान को उसकी औकात याद दिला दी। तो ये 6 महीने ने, कोविड के पीरियड ने हर एक इंसान को इमरजेंसी फंड, फैमिली प्रोटेक्शन और रिटायरमेंट, यह उसके दिल में, दिमाग में डाल दिया। अब बताइए धीरे धीरे आपके लिए ये सही समय है या नहीं? दिस इज द राइट टाइम। और मैं आपको यह भी बताने वाला हूं किसको मिलने से आपका बिजनेस होगा, कहां खड्डा खोदने से पानी निकलेगा, वो मैं आपको बताने वाला हूं। उम्मीद है आप एंजॉय कर रहे हैं। चैट में लिख सकते हैं, चैट में लिखिए क्या आप एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपका चैट देख रहा हूं। मुझे भी, आर यू एंजॉयिंग? मुझे भी मजा आ रहा है आप सबको देख के। आप सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं और आज मैं आपको बहुत सारे नए टूल्स, नई टेक्निक्स, नई बातें, नई चीजें बता के जाने वाला हूं। फैंटास्टिक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस ऐसे ही घर में बैठ के भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए दोस्तों, तो आपके मन में भी जोश, एक उमंग, एक जोश आना चाहिए। राइट, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सुंदर, बहुत जोरदार। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, हम दो हमारे दो, यह सरकार बोलती है, और हम बोलते हैं हम दो हमारे तीन। तीसरा LIC का बच्चा। आप देखिए ये छोटे छोटे सेंटेंसेस जो मैंने आपको दिए हैं बहुत मजबूत हैं, बहुत पावरफुल हैं, बहुत जोरदार है। कैसे? साहब, मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में तीसरा बच्चा पूरे परिवार की देखभाल करेगा। अगर कुछ नहीं होता तो यह तीसरा बच्चा भी आपके बुढ़ापे में आपकी देखभाल करेगा। तीसरा बच्चा भी, मतलब
वो सामने से बोलेगा कि यार आजकल बच्चों का भरोसा नहीं। और तीसरा बच्चा मतलब वर्चुअल बच्चा, तीसरा बच्चा मतलब LIC की पॉलिसी, तीसरा बच्चा मतलब वर्चुअल, जैसे आज हम वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं उसी तरह तीसरा बच्चा है जो वर्चुअल बच्चा है। इंसान को पैसे कहां डालने चाहिए यह आपका एक्सपर्टीज बताता है। इस स्लाइड से आप कस्टमर को बता सकते हैं कि इंसान को 50% खर्च करना चाहिए, 30% परिवार के भविष्य के लिए, 20% लाइफस्टाइल के लिए। तो जब भी पैसे आते हैं तो उस पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए उसका ये है पिरामिड। लाइफ इंश्योरेंस क्यों, क्या कारण है, क्यों, वाई लाइफ इंश्योरेंस? बहुत ध्यान से पढ़िए, मैं आपको कुछ चंद सेकंड दे रहा हूं, पढ़िए ध्यान से। इंश्योरेंस से मन की शांति, कैपिटल प्रोटेक्शन, गारंटी टैक्स सेविंग, बच्चों का एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग, इनकम रिप्लेसमेंट, लंबी अवधि की बचत और एस्टेट क्रिएशन। ये 8 फायदे होते हैं इंश्योरेंस से, 8। यह फायदे दिखा के आपको चुप बैठना है, कस्टमर को कुछ नहीं समझाना है। और ये 8 फायदे पढ़ के हो सकता है किसी को एक फायदा अच्छा लगा हो, किसी को दूसरा अच्छा लगा हो, किसी को तीसरा। आपको आराम से कस्टमर के सामने देखना है और उसको ये फायदे बताते रहने हैं। दोस्तों, ये 6 सवाल आपके लिए, अगर आप ये 6 सवाल किसी से भी पूछते हैं तो आप कस्टमर को बच्चों की पॉलिसी बेचने के लिए या बच्चों की पॉलिसी लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उसको उत्साहित कर सकते हैं, उसको प्रेरित कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, उसमें कितना खर्चा होगा, उसका आपने क्या प्रबंध किया है, उसके लिए क्या प्लानिंग किया है, क्या वो सही प्लानिंग है? अगर नहीं तो आपके पास 2 विकल्प हैं। आप उस समय लोन लेकर किस्तें भरेंगे या अभी से ही बच्चे की बचत के लिए प्लानिंग करेंगे। और साथियों, बच्चों को क्या खर्चा होगा, अगर आप यह किसी भी कस्टमर को दिखाते हैं कि आने वाले समय में क्या खर्चा होगा, तो आदमी बचत के लिए सोचता है। आप कभी भी किसी को पॉलिसी न बेचें, कभी भी कभी भी कभी भी। बच्चों का भविष्य का खर्चा दिखाएं, रिटायरमेंट का भविष्य का खर्चा दिखाएं, परिवार की भविष्य की रिस्क दिखाएं। पॉलिसी, प्रोटेक्शन, सेविंग कस्टमर खुद ही करेगा। हम कई बार जीवन आनंद ले लो, लाभ ले लो, लक्ष्य ले लो, आनंद ले लो, उमंग ले लो, उस पर फोकस करते हैं। हकीकत में आप पॉलिसी पे फोकस करें ही नहीं। आप तो भविष्य की रिस्क, भविष्य के खर्चे, उसके ऊपर अगर आप बात करते हैं तो कस्टमर खरीदने के लिए खुद ही तैयार होता है। बच्ची की शादी कैसे करेंगे? इंडियन गवर्नमेंट की गारंटी क्या है? मेरे पास पहले से ही बीमा एजेंट है। अब यहां से मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को दोस्तों मजबूत कर रहा हूं। मेरे पास बीमा एजेंट है तो आपसे क्यों लूं? तो एजेंट 2 प्रकार के होते हैं। आप अपनी ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर हर एक सेंटेंस साथियों लिखा हुआ है, हर एक सेंटेंस। आपको ऑब्जेक्शन आता है, मैं सीए को पूछ के बताऊंगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जब कस्टमर बोलता है मैं सीए को पूछ के बताऊंगा, ध्यान देना, तब कस्टमर को पूछना, साहब बाल कटवाने हो तो हम कहां जाते हैं? बार्बर के उधर जाते हैं या माली के उधर जाते हैं?
माली भी तो बाल काट सकता है ना, माली भी कैंची है, कैंची से काटता है। और घास और बालों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, घास भी यूं कटता है, बाल भी कट सकते हैं, फिर माली के पास बाल क्यों नहीं कटवाते। दोस्तों, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है, लाइफ प्लानिंग होती है, फैमिली प्रोटेक्शन करना होता है, तब आपके जैसे लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल प्लानर की जरूरत पड़ती है। माली बाल काटता है या घास काटता है, बार्बर बाल काटता है या घास काटता है, तो जैसा काम वैसे आदमी के पास जाना पड़ता है। अगर हमको चोट लगे और टांके देने हो खुद को, तो दर्जी के पास नहीं जाते, डॉक्टर के पास जाते हैं। हालांकि दर्जी भी टांके ही देता है। तो कौन सी चीज किसको पूछनी चाहिए? अगर आपको इंश्योरेंस का पूछना है तो मुझसे पूछिए। सीए का काम है ऑडिट, सीए का काम है फाइनेंस, सीए का काम है टैक्स। क्योंकि जब सीए को भी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है तो हमसे कांटेक्ट करता है, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी रिस्क मैनेजमेंट की बात करनी होती है तो हमको कांटेक्ट करता है। इससे अगर आप बात करते हैं तो आपके अंदर पावर, आपके अंदर जोश, आपके अंदर जज्बा आता है। अच्छा, बहुत सारे साथी जो हैं चैट में ये भी पूछते हैं कि नंबर, तो आपके लिए मैं नंबर दे रहा हूं। आप एक नोट पैड में नंबर लिखिए, हमारे ऑफिस का नंबर लिखिए ध्यान से, 9428 94267 मैं चैट में आपके लिए डालता हूं नंबर। यह हमारे ऑफिस का नंबर है। आप लिख लीजिएगा, चैट में मैंने सबके लिए डाला है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पूछ के बताऊंगा। कोई आपको बोलता है मेरे पास पैसे ही नहीं है, बीमे के लिए पैसे ही नहीं है, तो यह जो 3 सेंटेंसेस मैंने दिए हैं, अगर आज आपके पास पैसे नहीं है तो भविष्य में कहां से आएंगे? जब आपको और परिवार को पैसे की बहुत जरूरत होगी, उस वक्त एक बार सोचिएगा, उस वक्त के बारे में एक बार अवश्य सोचिएगा। सर, प्रीमियम आपका प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रीमियम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आदमी बोलता है मेरे पास बहुत पैसे, मुझे बीमे की कोई जरूरत नहीं, कई बार बोलता है। तो यह मैंने आपके सामने रखा है। सर, ये 2 फोटो अगर मैं किसी को भी दिखाता हूं और बोलता हूं कि बीमा किसका होगा, मर्सिडीज का या साइकिल का, आदमी बोलता है पागल, मर्सिडीज का ही बीमा होगा, साइकिल का थोड़ी होगा। तब मैं उसको वही चीज बोलता हूं कि साहब, जिसकी वैल्यू ज्यादा, बीमा तो उसी का ही होता है। जिसकी वैल्यू ज्यादा, बीमा उसी का ही होता है। जिंदगी में वो आदमी कभी नहीं बोलेगा मुझे बीमे की जरूरत नहीं है, कितना भी बड़ा आदमी हो। इस पोस्टर से आप किसी भी आदमी को बोल सकते हैं मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। अब मैं ऑब्जेक्शंस पे आ रहा हूं साथी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। शुरुआत हमने किया ओपनिंग से, फिर कुछ प्रेजेंटेशन कंसेप्ट से, अब आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे आ रहे हैं। सीए को पूछ के बताऊंगा मुझे बीमे की क्या जरूरत है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, राइट। अब मैं उसी पे आ रहा हूं। सर, मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। सर, जब आपको जरूरत नहीं हो तभी इंश्योरेंस लेना चाहिए। यू आर राइट, आपको आज बीमे की जरूरत नहीं है। साहब, दुनिया में यही एक प्रोडक्ट है, जब जरूर नहीं हो तब लेना चाहिए, क्योंकि जब जरूर पड़ जाती है तो दुनिया की कोई कंपनी देती नहीं है।
आपको जब भूख लगती है अब खाना ले सकते हैं, प्यास लगती है पानी ले सकते हैं, पढ़ने की इच्छा हो किताब ले सकते हैं, जो इच्छा हो कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में भगवान ने एक प्रोडक्ट ऐसा बनाया है, जब आपको नहीं चाहिए तब लेना चाहिए, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तब कोई देगा नहीं। और दुनिया ने वो प्रोडक्ट है इंश्योरेंस। मेरे पास पहले से ही बीमा है। इस फोटो से पता चलता है कि कितना बीमा है। पहली बच्ची भीग जाएगी, दूसरा आदमी के ऊपर छतरी छोटी है, और परिवार को पूरा बीमा होना चाहिए। सस्ता टर्म प्लान। साहब, मेरी जो छतरी है, मेरा जो बीमा है वो महंगा है, लेकिन जो पहली छतरी है वो 10,000 रुपए की है, वो LIC की छतरी है, पैराशूट है। और दूसरी जो छतरी है सस्ती है, 100 रुपए की है। साहब, जब जिंदगी का सवाल हो तो मेरी पैराशूट 100 में से 100 बार खुलेगी, और जो 100 रुपए वाली पैराशूट है वो 100 में से 99 बार खुलेगी। सही है, बहुत बढ़िया है, जोरदार है। 100 में से 99 बार खुलेगी, मतलब एक बार नहीं खुलेगी। वो पहली बार भी तो हो सकता है। अगर हमने पैराशूट लिया और पहली बार नहीं खुली, तो ये तो आपको जब जंप मारेंगे तब पता चलेगा खुल रही है कि नहीं। तो जब बीमा लेना हो तो रिस्क नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बीमा तो रिस्क प्रोटेक्शन का साधन है, रिस्क लेने का साधन नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड में लोग पैसे डालते हैं तो 10 साल में बाजार अगर 7 बार ऊंचा जाता है, 3 बार नीचे आता है, तो एवरेज क्या मिलता है? बाजार 7 बार ऊपर गया, 3 बार नीचे आया। साहब, पैसे आपके, परिवार आपका, रिस्क आपकी, निर्णय भी आपका। क्या हमने लिखा? पैसे भी आपके हैं, रिस्क भी आपका है, निर्णय भी आपका है। समय किसी की राह नहीं देखता, आपको जब लेना हो ले सकते हैं। बीमारी जीवन को अनिश्चित बना देती है, अनिश्चित। जब ऐसा फोटो कोई भी प्रोस्पेक्ट देखता है, सोचने पे मजबूर हो जाता है, क्यों? कल किसने देखा? रिबेट। रिबेट क्या है साहब? लालच है, धोखा है। रिबेट के बारे में क्या बात करना चाहिए? जिस चीज की रसीद नहीं होती उसे घूस कहा जाता है। रिबेट के बारे में जब आपको बात करनी हो तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स आपको काम में आते हैं। आप कह सकते हैं साहब, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्लोजिंग पे मैं आऊंगा अभी। सर, आप कह सकते हैं मुझे बीमे की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आपका परिवार कह सकता है कि मुझे बीमे की जरूरत नहीं है? बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आप कह सकते हैं मुझे बीमे की जरूरत नहीं है, ओके गुड, लेकिन क्या आपका परिवार ऐसा कह सकता है कि उन्हें बीमे की जरूरत नहीं है? अब आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग दोस्तों, ये एक लेटर है जो 2 छोटे बच्चे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2 छोटे बच्चे अपने मृत पिताजी को लिख रहे हैं। उनके पिताजी एक्सीडेंट में गुजर गए और उनको यह लेटर लिखा जा रहा है। पापा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से।
दो छोटे बच्चे अपने मृत पिता को पत्र लिखते हैं, पापा आप बहुत बहादुर थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में आप भगवान को प्यारे हो गए। पापा आपके जाने के बाद हमारा घर बदल गया, हमारा स्कूल बदल गया, हमारी परिस्थिति बदल गई। मामा और अंकल आते हैं हर महीने, माँ को कुछ पैसे देके जाते हैं और माँ पैसे लेते समय रो पड़ती है। रिश्तेदार कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन कब? हम बहुत छोटे हैं पिताजी, आप हमें छोड़कर चले गए। माँ जब भी अंकल से पैसे लेती है रो पड़ती है, घर का गुजारा कैसे होगा। हम भी माँ की मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत छोटे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें ले ले और आपको वापस भेज दे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। सभी रिश्तेदार कहते हैं कि गलती आपकी थी। पापा हमें लिखते समय बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, हम यह लिखना नहीं चाहते, लेकिन रिश्तेदार कहते हैं कि गलती आपकी थी कि जब LIC वाले अंकल आपसे मिलने आए थे, आपको रिटायरमेंट प्लानिंग, बचत, परिवार की सुरक्षा के बारे में समझाया था, आपने एक छोटा सा बहाना बताकर LIC वाले अंकल को वापस भेज दिया। आपके इस छोटे से बहाने ने हमारे पूरे परिवार की यह खराब हालत, बदतर हालत कर दी। पापा हमने यह सीखा कि बड़े होके हम कभी भी इंश्योरेंस के लिए बहाना नहीं बताएंगे और हमेशा अपने परिवार की सुरक्षा को सबसे ऊंचा रखेंगे, ताकि बच्चों की पढ़ाई और परिवार हमेशा खुश रहे। पापा हम नहीं चाहते इस टाइप आपको लिखना, लेकिन हम बहुत छोटे हैं। दोस्तों, जब ऐसा पत्र, ऐसा संवाद कोई भी कस्टमर, उसकी बीवी, उसके बच्चे पढ़ते हैं, कस्टमर पढ़ता है तो रो पड़ता है। कस्टमर को रोना आ जाता है जब ऐसी चीज पढ़ता है कस्टमर। तो हमेशा यह चीज जो है ध्यान देना चाहिए साथियों। उसी तरह ऐसा एक पत्र है जो रिटायर्ड आदमी अपने एजेंट को लिखता है, कसमनामा। दोस्तों, क्लोजिंग से रिलेटेड मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से आप लिख भी सकते हैं, यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो। आज इंटरनेट बहुत सारे दोस्तों का वीक है, बार बार एग्जिट हो रहे हैं, बार बार एंटर हो रहे हैं, बार बार एग्जिट हो रहे हैं। शायद हो सकता है नेट का कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन उम्मीद है मेरा आवाज आप तक क्लियरली पहुंचता होगा। मैं आपको ऑप्शंस दूंगा बात करने के लिए। दोस्तों, यह जो मैंने बात की, एक छोटी सी चीज मैं बताता हूं जिसको हम बोलते हैं 3 नाम, जिसको बोला जाता है क्लोजिंग का ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र। ऐसे 3 सवाल जब आप कस्टमर से पूछते हैं, कैसे कि एक ब्रह्मास्त्र जैसा आपने एफिडेविट बना दिया है और वो रखिए अपने पास, जब भी आपको क्लोजिंग करना हो तो उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? कस्टमर ने मेरे से बीमा नहीं लिया, मैंने ओपनिंग बढ़िया किया, प्रेजेंटेशन बढ़िया दिया, उसको क्वेश्चंस किए, उसके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किए, और फिर भी अगर बीमा नहीं दे रहा है और ऑब्जेक्शन ऐसा दे रहा है कि जो गलत है, हकीकत नहीं है, तब दोस्तों जब क्लोजिंग करना हो तो एक सवाल, सर
आपको मैंने जो भी समझाना था समझा दिया। ये 3 सवाल जो है उसका जवाब है, उसको साइन करके अपने पास रखिए। आप ये छोटा सा फॉर्म भरिए, मेरे लिए भरिए, अपने पास रखिए, मुझे मत देना। उस छोटे से एफिडेविट के सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपका नेट पावरफुल होना चाहिए। आपके सवाल सामने यह है। एफिडेविट, मेरा एफिडेविट कि मुझे एजेंट ने सब कुछ समझाया है। पहला, मैंने अपने परिवार के भविष्य के लिए इतने रुपयों का प्रबंध किया है जो पर्याप्त है, उससे अमाउंट लिखवाइए वहां पर। दूसरा सवाल, मैंने अपने परिवार की बच्चों की सुरक्षा के लिए इतने रुपए का प्रबंध किया है जो पर्याप्त है, अमाउंट लिखना चाहिए। मेरे ये 3 रिश्तेदार, रिश्तेदार नंबर 1, रिश्तेदार नंबर 2, रिश्तेदार नंबर 3, परिवार की अगर कुछ होता है तो परिवार की पूरी आर्थिक जिम्मेदारी लेंगे। दोस्तों, कोविड के टाइम में परिवार से मिलने नहीं जा रहा था, आर्थिक जिम्मेदारी क्या खाक लेगा? इस टाइप का फॉर्म अगर आप किसी के भी आदमी से ये साइन करवाते हैं और उसकी वाइफ को देते हैं विटनेस करने के लिए, दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कस्टमर प्रपोजल फॉर्म पर साइन करेगा, लेकिन इस फॉर्म पर साइन बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे खतरनाक, सबसे पावरफुल क्लोजिंग का ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। उस पर न मैं साइन कर सकता हूं, न आप साइन कर सकते हैं, और न ही आपका क्लाइंट साइन कर सकता है। बिल्कुल सवाल ही नहीं। कस्टमर से कैसे इंटरव्यू लेने चाहिए? मैं अगले सप्ताह आना, मैं व्यस्त हूं, मैं सोचकर बताऊंगा, मेरे पास बीमा है, ऐसा ऑब्जेक्शन कस्टमर देते हैं। साहब, आपके पास आपके परिवार के भविष्य के हक हैं, लेकिन कृपया अपने प्रियजनों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। और आपके परिवार सचमुच जिस के योग्य है वह है जीवन बीमा पॉलिसी। वह है जीवन बीमा पॉलिसी। दोस्तों, बहुत सारी चीजों के ऊपर जब हमने बात की, ओपनिंग, क्लोजिंग, प्रेजेंटेशन, यह जितने भी 100 कंसेप्ट में से मैंने काफी सारे कंसेप्ट आपको दिखाए। यह बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि यह आपको ओपनिंग के लिए पावरफुल बनाते हैं, यह आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स को मजबूत करते हैं, यह ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको एक जोश, एक नॉलेज, एक कॉन्फिडेंस देते हैं क्लोजिंग के लिए भी। तो ओपनिंग, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग, यह सब आपको, यह सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो भी मिल जाएगी। आप एक नंबर जो मैंने बताया था फिर से आपके लिए मैं चैट में डाल रहा हूं। आपके लिए चैट में मैं फिर से नंबर डाल रहा हूं। नाइन 4 2 6 7 4 3 2 5 2। यह नंबर आपके मोबाइल में सेव कर दीजिएगा, और कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पर, अगर आप व्हाट्सएप भेजेंगे, आप लिखना व्हाट्सएप पर 100 कंसेप्ट बुक लिखिए। व्हाट्सएप पर भेजिएगा 100 कंसेप्ट बुक, तो आपको यह बुक मिल जाएगा। आप में से कितने लोग एमडीआरटी हैं? कितने लोग एमडीआरटी हैं? चैट में डालिएगा। जो लोग एमडीआरटी हैं
वो चैट में डालिए। यस, ओके। रोहित वर्मा जी एमडीआरटी हैं, वेरी गुड। राम सिन्हा जी है, पंकज गुप्ता है, रोहित सचदेवा है, पारस शुक्ला है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। गजानन वारंगे जी हैं, मंजू डोडेजा है। दोस्तों, अभी जो मैंने आपको बताया, जो नॉर्मल एजेंट है जिनको क्लोजिंग फास्ट करना है, ओपनिंग फास्ट करना है, उनके लिए किसको मिलना चाहिए अभी कोविड के पीरियड में, किसको मिलना चाहिए, उसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए, अभी सब साथी बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, तो उसका एक रूल है, फॉलो फाइनेंशियल फ्लो। लिखिएगा, फॉलो दी फाइनेंशियल फ्लो, लिखिएगा। आज किसके पास पैसे आ रहे हैं? आज किराना वाले के पास पैसे है, डॉक्टर के पास पैसे है, नर्स के पास पैसे है, मेडिकल वाले के पास पैसे है। आज हॉस्पिटल से आसपास के जो बिजनेस है उसके पास पैसे हैं। आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास पैसे हैं। आज किसान के पास पैसे आ रहे हैं, सब्जी वाले के पास पैसे आ रहे हैं। जिस जिस आदमी के पास पैसे आ रहे हैं, आपको अभी इसी वक्त ये 2 महीने 3 महीने सिर्फ उसी पर फोकस करना है। फॉलो फाइनेंशियल फ्लो। आज जिसके पास पैसे हैं, अगर आप उसके पास जाएंगे तो आप निराश नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के पास जाएंगे जो आज क्राइसिस में है, होटल वाला आदमी है, टेलर है, कपड़े वाला है, बर्तन वाला है, इन सब के पास आज बिजनेस कम है। अभी पैसे किसके पास जा रहे हैं? आईटी वाले के पास जा रहे हैं, कंप्यूटर वाले के पास जा रहे हैं, इंटरनेट वाले के पास जा रहे हैं, सरकारी एम्प्लॉयज के पास जा रहे हैं, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स के पास पैसे जा रहे हैं, बैंक्स के एम्प्लॉयज के पास पैसे जा रहे हैं। आज सब्जी वाले के पास, किराने वाले के पास, डॉक्टर के पास, मेडिकल वाले के पास, दवाइयां मैन्युफैक्चरर वालों के पास, दवाइयों के फैक्ट्री वाले के पास, मास्क वाले के पास, ग्लव्स वाले के पास, जिसके पास पैसे जा रहे हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं, उसकी लिस्ट बनानी है। अगर उसको भी आप फॉलो करेंगे तो आपका बिजनेस जो है दोस्तों बहुत फास्ट होगा। और जो मैंने ये 100 कंसेप्ट बताए, इसको आप इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए। अगर आपको इसकी बुक चाहिए तो 750 रुपए की ये पूरी 100 कंसेप्ट्स की बुक आती है, जो मैंने आपको नंबर भेजा है, नंबर बताया है, उस पर अगर आप भेजते हैं तो आप ये बुक मंगवा भी सकते हैं अपने लिए। जबरदस्त बुक है, जबरदस्त। जिसने भी इसको यूज किया है उसका बिजनेस बड़ा है। मैं छाती ठोक के बोल सकता हूं कि जिसने भी इसका इस्तेमाल किया है उसका बिजनेस पटरी पे आया है, फास्ट बढ़ा है। मैंने आपको बताया पैसे कहां पर जा रहे हैं, उसको पीछा कीजिए और उस आदमी को सबसे पहले मिलिए। जो लोग एमडीआरटी हैं उनके लिए सीएफपी का एक बहुत जबरदस्त कोर्स मंडे से स्टार्ट हो रहा है, शाम को 6:30 बजे। कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग प्लस इंश्योरेंस बिजनेस डेवलपमेंट। किस तरह से सेलिब्रिटी, एचएनआई, एनआरआई को 32 पेज का फाइनेंशियल प्लान कैसे देना चाहिए, ऑनलाइन उनको कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए। भले ने चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके साथ बैठे हो, इसीलिए मैंने पूछा था कि यह कोर्स उनके लिए है जो एमडीआरटी हैं, बाकी के लिए नहीं है। बाकी सभी के लिए बुक है, 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट बुक आप ले सकते हैं और बढ़िया सा बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन जो एमडीआरटी हैं उनके लिए सीएफपी प्लस आईबीडी का कोर्स है, जिसमें 32 पेज का फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे बनाना है, म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैसे गिनना है, 7 मिनट में 7 मिनट्स में कस्टमर के माइंड में इंश्योरेंस
बड़े कस्टमर के माइंड में इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे फिट करना है दोस्तों 7 मिनट में। यस, सिर्फ 7 मिनट। किस तरह से रिटायरमेंट प्लानिंग, किस तरह से रियल एस्टेट का रिटर्न कैसे गिनते हैं, म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैसे गिनते हैं, IRR कैसे गिनते हैं, ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे गिनते हैं, 45 मिनट्स में किस तरह से फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं, उसका कोर्स मंडे से स्टार्ट हो रहा है और वो सिर्फ MDRT एजेंट्स के लिए है। तो उसमें से जिनको ज्वाइन करना हो अवश्य ज्वाइन करें, और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दिए गए नंबर पर मिलेगी। मैं नंबर फिर से आपको बता रहा हूं दोस्तों, चैट में फिर से डाल देते हैं एक बार, कुछ अगर किसी का नहीं आया हो तो। हमारा जो CFP कोर्स है वो इंडिया में नंबर 1 कोर्स है। इंडिया में नंबर 1 बोल रहा हूं ताकि जो CFP किए हुए हैं वो भी सीखने आते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल प्लान कैसे बनता है। सेलिब्रिटीज, इंडस्ट्रियलिस्ट, NRI, HNI को प्लान कैसे बना के देना है वो सीखने के लिए जो CFP हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो भी यह कोर्स हमारा ज्वाइन करते हैं दोस्तों। तो आप सबका काम बहुत जोरदार रहे। आपने जो टाइम दिया, कीमती समय दिया, उस सब के लिए आप सबका आभार। और मेरी तरफ से आपकी, आपके परिवार की और आपकी इनकम की, आपकी बिजनेस की और हम सब की LIC की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू साथियों, थैंक यू वेरी मच।